तो नमस्कार है। और आज जो है सेकंड पेपर के लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि NEP 2020 है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज हम जानेंगे कि इस पॉलिसी का निर्माण कब हुआ, कौन सी समिति थी जिसने स्वतंत्र भारत में एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह शुरू की हैं, और इस तरीके से हम आगे की जानकारी इस पे लेंगे। ठीक है जी। इसके उद्देश्य समझेंगे, इसके लक्ष्य समझेंगे, इसके साइलेंट फीचर से समझेंगे। इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और मेरा आप सभी से एक बहुत विनम्र इसमें निवेदन है कि आप लोग इसमें क्या है कि मैं जो चीज़ इसमें लिखी हुई है स्लाइड्स में, तो क्योंकि मुझे तो ये बना करके इन्होंने दी हुई है ऐसे स्टडी पॉइंट वालों ने, इसलिए इसमें क्या है कि इन्होंने कुछ मैटर अगर शॉर्ट भी कर दिया तो मैं कुछ चीज़ें अपना बोलते बोलते ऐड कर लेता हूँ। तो आप कृपा करके उसको लिखते रहा करिए ताकि आपसे कोई भी फैक्चुअल चीज़ न छूट जाए। ठीक है ना। तो आप इसको लिख दीजिए। सिलेबस के अनुसार आप देखेंगे कि बहुत सारे सिलेबस में टॉपिक ऐसे हमारे जिनमें कि हमारे सामान्य बुद्धिमत्ता या तार्किकता से संबंधित है, जबकि सेकंड वाले पेपर में आप ज़्यादातर चीज़ें देखते हैं कि थोड़ा सा मतलब हमारे पढ़ने के आइडिया के हिसाब से नहीं चलती हैं। लेकिन आप NEP टॉपिक को देखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट निकल के आते हैं। तो मेरी समझ से ये एक स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है। ठीक है ना। तो आप NEP को जितना ज़्यादा जोर लगा के पढ़ेंगे, इसके आने वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना। या तो पेपर फर्स्ट में आपको फैक्चुअल मिलेंगे, सेकंड पेपर में फैक्चुअल कम होकर के और मतलब हमारी एजुकेशन के में समझ जो है उसको ज़्यादा टटोला जा रहा है। लेकिन NEP क्या है, ये तो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। तो पहली स्लाइड में हम जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में अभी तक केवल 3 एजुकेशन पॉलिसीज़ आई है। ठीक है ना। NEP 1, NEP 2 और NEP 3 आई है। NEP 1 कब आई है? 1968 में। NEP 2 आई है 1986 में। और NEP 3 आई है कब? 2020 में। ठीक है ना। तो ये हमारी 3 एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं। अब इन तीनों एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हमारी जानकारी है कि पहली एजुकेशन पॉलिसीज़ कब आई थी? MHRD ने वर्ष 1964 में, ये 68 में जो है इसको किया था। ठीक है ना। NEP 1 को वो लेकर के आए थे। उस समय UGC के जो चेयरमैन होते थे डॉक्टर DS कोठारी, ये भी क्वेश्चन आता है, उनकी अध्यक्षता में इसे बनाया गया था। और इस स्वतंत्र भारत की क्या थी? पहली शिक्षा नीति थी। और इस समय PM कौन रही? हमारी इंदिरा गांधी इनकी PM रही हमारी। इसी को 1968 की जो ये पॉलिसी है, इसी का नाम दिया गया है रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग, इसी का नाम दिया गया है। जबकि NEP सेकंड कब आई थी? 1986 में। इस समय राजीव गांधी जी PM थे। और इसके बाद NEP थर्ड कब आई? 2020 में, जिस समय की जो कि मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री कौन है? हमारे मोदी जी रहे उनके समय पे। ठीक है ना। NEP सेकंड के ये 34 वर्ष बाद आई। ये एक फैक्चुअल प्रश्न है, इसको ध्यान रख लीजिए। मतलब 1968 और 2020 के बीच में 34 वर्ष का अंतर है ना। 34 वर्ष बाद ये तीसरी NEP आई। और ये स्वतंत्र भारत की तीसरी NEP है। इसे MHRD ने जून 2017 में क्या किया था? जून 2017 में, इसकी कुछ डिटेल्स मैं बता देता हूँ। जून 2017 में एक प्रख्यात हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे डॉक्टर K कस्तूरीरंगन, इनकी अध्यक्षता, मतलब ये अध्यक्ष थे। एक समिति बनाई गई जिसमें टोटल 12 सदस्य थे। उस समिति को इसको बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई। और इन्होंने क्या किया? 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट या इसका मसौदा जो है केंद्र सरकार को, MHRD को सौंपा। कब? 31 मई 2019 को। मैं कह रहा हूँ सारी बातें लिखिए आप। तो ये इन्होंने सौंपा इसके बारे में। ठीक है ना। और भी डिटेल इसमें जो होंगी मैं उनको भी डिस्कस करता जाऊंगा। तो मैंने आपको बोला कि कब? 31 मई 2019 को तो ये रिपोर्ट इन्होंने सौंपी। 12 लोगों की ये टीम थी। K कस्तूरीरंगन इनके अध्यक्ष थे। और इसके बाद केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को ये जो हमारी शिक्षा नीति है तीसरी, इसको घोषित या लागू कर दिया था। मतलब ठीक है ना। अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसे वर्ष 2022 में लागू किया गया। और पूर्व प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले इसको लागू करने वाला राज्य भी बने हैं हम। मतलब हम क्या हैं? पहले राज्य हैं जिन्होंने पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू किया। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तय करने वाला, लागू करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है। और उसके बाद दूसरा मध्य प्रदेश आता है। तो ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए आप। इसके बाद आप आगे चलिए। इसके बारे में क्या बताया गया? ये जो एजुकेशन पॉलिसी है 5 मूलभूत स्तंभों पर आधारित है। ठीक है ना। और क्या क्या है ये? इसमें है पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। दोबारा सुनिए।
पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। अब पहुंच का क्या मतलब है इनका? तो पहुंच का मतलब है जी इसका कि ये शिक्षा के सभी स्तरों तक, मतलब आखिरी पायदान पर भी जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वहाँ तक भी शिक्षा की प्रसार या पहुँच होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखती हुई ये शिक्षा नीति बनी हुई है। दूसरी बात क्या है? पहुंच के बाद है समानता। समानता मतलब वो तो राइट टू एजुकेशन से हम पहले से भी जानते हैं कि यह सुगम भी होगी और अनिवार्य भी होगी और निःशुल्क भी होगी, ठीक है ना। तो ये समानता की दृष्टि से बनाई गई है कि गरीब अमीर सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। तो इसका दूसरा बिंदु यह बताता है। तीसरा है गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब है ग्लोबल रिक्वायरमेंट को मीट करती हुई। ऐसा ना हो कि हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड हल्का हो जाए, हमें अपनी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हुई क्या बनानी है? एजुकेशन बनानी है। सामर्थ्य की बात करें तो इससे बनने वाले जो हमारे नागरिक होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? स्किलफुल नागरिक होने चाहिए। और अगर अगली बात की बात करूं जवाबदेही की, तो जवाबदेही का मतलब है कि इसमें शासन, प्रशासन, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, जो भी एलिमेंट हैं, कंपोनेंट हैं, वो सारे के सारे उन पे क्या होती है? लायबिलिटी फिक्स होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जवाबदेही भी फिक्स होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो NEP 2020 जो है ये हमारे युवाओं को वर्तमान और भविष्य की राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी, ऐसी मंशे के साथ बनाई गई है, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो यहाँ से पढ़ करके बाहर बच्चा निकल रहा है वो वर्तमान और भविष्य में जो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की जो चुनौतियाँ हैं उसका सामना करना है उसने। तो कैसे करेगा? जब इतनी मजबूत एजुकेशन लेके निकलेगा तभी तो NEP 2020 शिक्षा के एक तो सभी स्तरों पर सुधार की सिफारिश करती है। सभी स्तर का क्या मतलब हुआ? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, ठीक है ना, उच्च शिक्षा पे, ठीक है ना। और ये किस किस बारे में बात करती है? ये शिक्षा के ऊपर तो बात करती है, शिक्षण के ऊपर और मूल्यांकन में भी सुधार की सिफारिश करती है। तो देखिए इतने सारे पहलुओं को जोड़ती हुई ये बनाई है। इसका मतलब है कि ये समग्र टाइप की पॉलिसी है, बहुत मतलब इंक्लूसिव पॉलिसी है, सब चीज़ों को इंक्लूड करके चलती है। देखिए अगली वाली स्लाइड में देखिए आप, इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि NEP 2020 में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में सॉफ्ट स्किल डेवलप करना। क्या करना? सॉफ्ट स्किल डेवलप करना। इसके अंतर्गत क्या आएंगे? सॉफ्ट स्किल के अंदर सहानुभूति का गुण आएगा, दृढ़ता का गुण आएगा, धैर्य का, टीम वर्क का, नेतृत्व का, संचार का। ये सारे इसके फोकस एरिया हैं, ठीक है जी। इन पांचों के पांचों, ये 6 के 6 बिंदुओं को आप ध्यान रखें, ये हमारे फोकस एरिया है इस बार की एजुकेशन पॉलिसी के। इसके अतिरिक्त NEP 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी का मजबूत प्रयोग करने के लिए भी क्या करती है? इसकी भी वकालत करती है। और साथ ही साथ व्यावसायिक और वयस्क शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी जोर डालती है। तो इस बिंदु को भी आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों बिंदुओं को भी आप ध्यान कर लेंगे। इसके बाद मैं इसकी अगर संरचना बताऊं, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो संरचना आपको हमको सबको पता है। इसका संरचनात्मक ढांचा या शिक्षा का स्तर बोले, कितने स्तर की शिक्षा है? तो इसमें 4 स्तर पे शिक्षा दी गई है, स्कूली शिक्षा, ठीक है। 5 + 3 + 3 + 4, 5 + 3 + 3 + 4, ये क्लासिफिकेशन इन्होंने सुझाया है। अभी तक क्या होता था? 10 + 2 का क्लासिफिकेशन था। और अभी तक क्या होता था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा थी। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं? 3 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को इस शिक्षा के अंतर्गत, स्कूली शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जिसमें पहले 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क था, अब लगभग ये 3 से 18 वर्ष तक निःशुल्क रहेगा। अब आगे आप इसके बारे में देखिए, तो यह शिक्षा नीति जो है, एक तो शहरी ग्रामीण दोनों भारतों की और प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सारे स्तरों तक, व्यावसायिक से लेकर के सामान्य शिक्षा तक हर चीज़ की व्यापक रूपरेखा प्रदान कर रही है। एक बात तो इसका ये फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। एक दूसरी बात इसमें क्या है? इस शिक्षा नीति के उद्देश्यों से छात्रों में पाठ्यक्रम के भार को कम करना, ठीक है ना, इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। 2 बिंदुओं पे बहुत जोर दिया जा रहा है। एक तो पाठ्यक्रम के भार को कम करना और एक अंतर अनुशासनात्मकता और बहुभाषाभाषी होना। इन चीज़ों के ऊपर, इन 3 बिंदुओं को मान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो रहा है। कौन कौन से? एक तो मैंने बोला पाठ्यक्रम के भार को कम करना, जैसे अभी हमने देखा सिलेबस की शॉर्टिंग की ना, हमारे उत्तराखंड बोर्ड ने भी की, तो ये पाठ्यक्रम को कम करने का एक मतलब वो है। अंतर अनुशासनात्मक वर्ड भी मैंने यूज़ कर लिया इसमें, जिसमें हम कहने का कोशिश क्या कर रहे हैं कि आप इंटर डिसिप्लिनरी पढ़ाई करवा दो बच्चों को,
ठीक है ना। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब अगर कोई छात्र फिजिक्स ले रहा है तो साथ साथ पेंटिंग भी कर पाए, या म्यूजिक सीखने का मन है तो म्यूजिक भी सीख लो, बायोलॉजी जूलॉजी पढ़ रहा है तो उसको बेकरी भी पढ़ना है तो पढ़ने दो। तो इसी को कह रहे हैं हम कि आप इंटर डिसिप्लिनरी पढ़ाई करने के लिए इसको प्रमोट करेंगे, बच्चे को रोकेंगे नहीं, और साथ ही बहुभाषा भाषी होने देना है बच्चे को। उसको इतनी सारी लैंग्वेजेस से होकर के गुजारना है स्कूल लेवल पे कि उसको सारी लैंग्वेजेस से कंफर्टेबल हो जाए वो। तो अब आइए हम शिक्षा नीति के इस ढांचे को थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इसमें जो पहले 5 वर्ष की शिक्षा है उसको हमने फाउंडेशन स्टेज कहा। क्या कहा? फाउंडेशन स्टेज। इसमें 2 भाग हैं जी। पहला भाग 3 वर्ष का है, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, मतलब पहला 3 वर्ष का जो 3 से 6 वर्ष तक के लिए है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा? आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल, ठीक है ना, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल, इस तरीके की शिक्षा दी जाएगी। मतलब इसके अनुसार एक तो सुरक्षित, मतलब बच्चे को एक सुरक्षित हाथों में देना है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देनी, ये सुनिश्चित करनी है बच्चों को, ठीक है जी। छोटा बच्चा होता है, फाउंडेशन है बच्चा, मगर इसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं देनी बच्चे को। इस समय क्या है? फॉर्मल एजुकेशन, मतलब किताब कॉपी की एजुकेशन नहीं देनी। पहले सरकारी स्कूलों में क्या है, नर्सरी तक कुछ नहीं होती थी पढ़ाई, ठीक है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये 3 साल अनिवार्य बना दिए गए हैं। 3 साल के रूप में इसमें क्या डाला है? प्ले वे मेथड से पढ़ाना है बच्चों को, प्ले वे मेथड से या प्ले स्कूल के माध्यम से, या जैसे हमारी आंगनबाड़ी वगैरह भी मैंने बताया, बाल वाटिका, इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, इसके माध्यम से, ठीक है जी। तो इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है का मतलब हो गया प्ले वे के माध्यम से पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। प्ले वे का मेथड जो है, ये पुराना मेथड है, ये हमने पहले भी जाना है कि फ्रेडरिक फ्रेबल जो हैं इन्होंने दिया था, ये फ्रेडरिक फ्रेबल ने, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज में ज़्यादातर क्या करेंगे? कॉपी पेंसिल, इनका बुक का यूज़ नहीं करना बच्चे को, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करनी, पढ़ाई ठूस के उसके अंदर नहीं डालनी, बल्कि इसको क्या कर देना है? पढ़ाई सीखने के लिए फ्री छोड़ देना, कुछ भी सीखने के लिए फ्री छोड़ देना है। चाहे वो पोएम सुनाना चाहता है तो बच्चे को पोएम सुना दें दो, चाहे बच्चा क्लास में सो जाए, चाहे वो खाना खाने लगे, अगर कोई उसको डांटेगा नहीं, कोई उसको मारेगा नहीं, मतलब उसको फ्री छोड़ो। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है ना। बच्चा जो चाहता है उसको करने दें, वो चाहे तो बैग लेकर के स्कूल के अंदर घूमे, चाहे वो मतलब जो मरना मतलब उसका मन है उसको करने दीजिए। इसको कहेंगे स्कूल ऑफ फ्रीडम। इसके लिए स्कूल ऑफ फ्रीडम नाम आया है, बाहर भी बहुत चलता है कंसेप्ट, तो इसको स्कूल ऑफ फ्रीडम का नाम दिया गया है। टीचर को भी एक अलमारी देंगे, इसमें ये बता रहे हैं कि टीचर को एक अलमारी देंगे, पेंसिल, कलर, खेलने का सामान, ऐसी सारी चीज़ें देंगे जिससे बच्चे को वो किसी तरीके से इंगेज करे रचनात्मक कार्यों के ऊपर, ठीक है जी। और बच्चों का कोई रोल नंबर नहीं होना, कोई वो नहीं होगी, ऐसा नहीं कि बच्चा पहले कोई और बैठ रहा, दूसरे नंबर पे कोई और बैठ रहा, सारे बच्चे राउंड टेबल में बैठेंगे। टीचर भी इसमें क्या होगा? एक गाइड की तरह होगा, ठीक है। तो ये एक अर्ली चाइल्डहुड केयर के साथ साथ एजुकेशन देने का ये एक पैटर्न डेवलप किया जा रहा है, जो कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे के लिए बनाया जा रहा है। और इसमें आहार, स्वास्थ्य, मानसिक और सामाजिक, ठीक है ना, शारीरिक और नैतिक और भावनात्मकता का प्रसार करेंगे, ऐसे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है, यूँ समझ लीजिए आप 25 वीडियो सुनेंगे तब भी जाकर के आपको ये कहानी इतनी डिटेल में नहीं पता चलेगी। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कोई छोटा भी प्रश्न इसमें से बनता हुआ आ रहा है तो आप उसको पकड़ लें, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ अगले 2 वर्षों की बात और सुनिए, जिसमें क्या आएगा? हमारा क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड आएगी। इसमें जो बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश लेगा उसकी एज जुलाई में 6 ईयर की हो जानी चाहिए, 6 वर्ष से ज़्यादा हो जाना चाहिए। अब हम क्या करते थे, बच्चों को 2.5 साल में 2 साल में स्कूल भेज दे रहे थे, लेकिन अब नहीं करना। अब बच्चे को क्लास फर्स्ट में तुम तभी भेज पाओगे जब बच्चे के 6 या 6 साल से बड़ा होगा, वो भी उस साल के जुलाई में। इसका मतलब अब आप प्ले स्कूल, ये जो इंग्लिश मीडियम में नए नए स्कूल खुले हुए थे, उन स्कूलों में ज़बरदस्ती स्कूल भेजने का जो पैटर्न था उसको बंद करना पड़ेगा। 6 से कम साल का अगर होगा तो कतई उसको स्कूल नहीं लेगा। और ये आरटी में पहले भी कह रखा था, लेकिन ये इतनी उससे मतलब लागू नहीं किया जा रहा था, ठीक है जी। अब अगले 3 साल की तरफ आ जाओ। अगले 3 साल में 3rd से 5th में जाएगा बच्चा। तो इसमें क्या करना है, बच्चे को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो भी लेना चाहता है वो उस पर उसको पढ़ाई करने का मौका देना है। इस समय बच्चों के लिए ऊर्जावान पाठ्य पुस्तकें, देखिए क्या करना है इस समय बच्चों के लिए ऊर्जावान पाठ्य पुस्तकें और ई कंटेंट, क्वेश्चन बैंक आदि शामिल किए जाएंगे,
ठीक है ना, क्योंकि 8 वर्ष तक ये लोग ये मान रहे हैं कि लगभग 85% क्या हो जाता है, बुद्धि का विकास होता है, मानसिक विकास 8 वर्ष तक ज़्यादा होता है। इसलिए इस समय बहुत उनको अच्छे कंटेंट से गुजारा जाए, तो इस बात को ये बता रहे हैं। अगले 3 साल जो कि हमारे क्या होंगे, कक्षा 6, 7, 8 के साल होंगे, तो इसको मध्य चरण या उच्च माध्यमिक कहा गया है। और इस समय शारीरिक शिक्षा को भी जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? शारीरिक शिक्षा को जोड़ा जाएगा। इस समय एक बात और ध्यान रखना, इस समय इंटर्नशिप वगैरह की भी वो बनाई जा रही है, ठीक है ना, इंटर्नशिप भी कराई जाएगी बच्चों को, छोटी मोटी इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम क्या करना है इस बीच, एक तो बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है, एक इसको फिजिकल स्किल्स सिखानी है, एक इसको आर्ट साइंस दोनों में बच्चा सीखे, इस तरीके का माहौल देना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो क्वेश्चन आता है 100%, कोडिंग भी बच्चे को इसी समय सिखानी, कक्षा 6 से 8 के बीच में बच्चे को कोडिंग सिखानी है। बोल कहने का मतलब ये है कि आने वाला समय AI का और इस तरीके से कंप्यूटर डिजिटल है, तो हम बच्चे को इसी समय से हम बच्चे को तैयार करना चाह रहे हैं। तो ये भी हमारा। और अगला जो स्तर है 4 वर्ष का जो स्तर है हमारा, जिसको हमने क्या कहा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा का स्तर, ये 9 से 12वीं तक की ये मेजर क्लास का सेक्शन जो है, इस समय वोकेशनल एजुकेशन बच्चे को देनी है। बच्चे को मेडिकल इंजीनियरिंग जहाँ पे भी जाना है उसके लिए रॉ मटेरियल की तरह तैयार करना है। 14 वर्ष से बच्चा 18 वर्ष तक की एज में इस 9th से लेकर के 12th तक के उसमें रहेगा, ऐसा बना रहे हैं। और ये एक बहुविषयक, ठीक है ना, एक बहुविषयक कंसेप्ट लाया गया है, जो मैंने अभी शुरू में भी बोला था कि आप अगर इंग्लिश और संस्कृत एक साथ पढ़ना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को अगर बेकरी भी पढ़नी है और फिजिक्स भी पढ़नी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी को म्यूजिक सीखने का मन है तो उसको भी रोका नहीं जाएगा। तो बहुविषयक कंसेप्ट भी जो है यहाँ पे लाया जा रहा है, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए काफ़ी पोर्शन है जो कि मैं इसमें आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं जो कि डेफिनेटली एक नंबर के क्वेश्चन है और पीछे इसके दे रखे हैं। लेकिन ये सारी की सारी PDF इन लोगों ने अपने MCQ की सीरीज़ में, MCQ के खजाने में डाले हुए हैं स्टडी पॉइंट वालों ने, इसलिए आप इन लोगों से संपर्क कीजिए। नंबर मैं आपको पहले से भी दे चुका था, इसके आगे भी मैंने इनका नंबर डाला हुआ है, ये 8979904843। तो आप इस नंबर को ले लीजिए। MCQs की सीरीज़ भी है इनकी और इसकी पूरी PDF और वीडियोज़ वगैरह भी इनके उपलब्ध हैं। तो आप इन सब का समग्र अध्ययन करके जो है एक बढ़िया तैयारी के लिए कीजिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना।